हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। डीडीए का फॉर्म आ चुका है, सब लोग फॉर्म फिल कर रहे होंगे। साथ ही साथ फॉर्म भरने के साथ साथ आपको तैयारी चाहिए। तैयारी के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन आपको चाहिए होगा। उसी मोटिवेशन को कंटिन्यू रखते हुए आज हमारे पास मौजूद है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से अजीत प्रताप सिंह जी, जिनका सिलेक्शन ऑलरेडी डीएजे में हुआ है। तो वो आपको बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं कि क्या क्या चीजें करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, और भी डीडीए के एग्जाम से रिलेटेड चीजें और जॉब से रिलेटेड चीजें आपको बताएंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है अजीत जी आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। शुक्रिया जी। और सबसे पहले हम आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे कि कैसा लग रहा है डीडीए में जेई बनकर। इंजीनियरिंग में अगर कोई बीटेक या डिप्लोमा करता है तो सबका ये मतलब वो होता है कि हम जेई बने, किसी भी डिपार्टमेंट में पहले तो ये होता है। लेकिन अब डीडीए जैसा मतलब डिपार्टमेंट मिला है तो अच्छा ही लग रहा है। तो और सभी डिपार्टमेंट से डीडीए अलग क्यों होता है, मतलब डीडीए को इतनी प्रायोरिटी क्यों दी जाती है? एक तो ये है कि हमेशा आपको डीडीए में जेई बनने के बाद दिल्ली में हमेशा आपकी पोस्टिंग होती है, लाइफ टाइम आप दिल्ली में रहते हो। दूसरी बात, प्रमोशन पॉलिसीज की थोड़ा अच्छी है। और मेन चीज यही है, गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ आदमी अगर ट्रांसफर इशूज से बच जाता है तो फिर उसको अच्छा ही लगता है डीडीए जैसा डिपार्टमेंट। यानी कि एक ही लोकेशन पर रहेंगे तो आपको जिंदगी में भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, प्रोग्रेस ज्यादा कर पाएंगे आप। हाँ जी, हाँ जी। दिल्ली जैसे हाईटेक सिटी मिल जाए तो सोने में सुहागा हो जाता है। तो सबसे पहले हम तैयारी, जो बच्चे अभी नए हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं, उनका एग्जाम में भी दिसंबर या जनवरी में हो सकता है, उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे आपकी? जब आप तैयारी कर रहे थे तो किस प्रकार की तैयारी आप कर रहे थे? सबसे मेन चीज है प्रीवियस ईयर और टेस्ट लगाना। टेस्ट सबसे मेन चीज आज हो गया है। आप कंपटीशन से जुड़े रहते हो कि इस समय क्वेश्चंस क्या कैसे पूछे जा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर केवल डीडीए का लगा है कि और भी एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं साथ में? अब डीडीए, अगर आप डीडीए का एग्जाम इस समय टारगेट कर रहे हो तो डीडीए का तो लगाना मस्ट है। उसके साथ साथ आप DSSB के एग्जाम हुए थे, उनके प्री और मेंस, उनको भी आप फॉलो कर लीजिए। क्योंकि इनका पैटर्न लगभग ना, दिल्ली के जो एग्जाम होते हैं मेन तो इसमें इंग्लिश पूछी जाती है सबसे मेन, मतलब वो रहेगा ही रहेगा। आप एसएससी के प्रीवियस ईयर लगा सकते हो, उनके क्वेश्चंस लगभग ऐसे ही होते हैं। तो नॉन टेक 50 नंबर का इस बार पूछा जा रहा है, टेक्निकल 100 नंबर का पूछा जा रहा है, तो किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? वेटेज, क्योंकि इसके टेक्निकल का जो स्टैंडर्ड होता है थोड़ा ठीक ठाक होता है डीडीए के, तो आपको दोनों को लेके चलना पड़ेगा क्योंकि इसके कट ऑफ भी थोड़ा ठीक ठाक ही जाता है और वैकेंसी कम होती है। आज जैसे इस बार भी लगभग 104 या 5 वैकेंसी है ऐसे सिविल में, और तो ऑल ओवर इंडिया लेवल की वैकेंसी होती है तो कट ऑफ ज्यादा जाता है। तो इससे आपको दोनों पे बराबर करना पड़ेगा वो मेहनत, तभी आप जो है, क्योंकि स्कोर टेक्निकल में भी करोगे तो ठीक है, लेकिन इतना तो आप नहीं कर सकते ना कि नॉन टेक एकदम छोड़ दो। और उसमें स्कोरिंग है, सब्जेक्ट जो भी उस टॉपिक है, जैसे रीजनिंग है, मैथ्स है, ये सब स्कोरिंग सब्जेक्ट मतलब टॉपिक है, तो इन पे आप जो है फोकस करके आप गेन कर सकते हो अच्छा खासा स्कोर। इस बार शायद कंप्यूटर भी पूछा गया है 10। हाँ, कंप्यूटर में। जब आप तैयारी कर रहे थे तो उस समय आपका डेली रूटीन क्या था तैयारी करने का? डेली रूटीन वही नॉर्मल पढ़ाई का जैसे होता है, ये कि एटलीस्ट 5-6 घंटे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो। और नॉर्मल डेज में तो वैसे ही चलता है सबका पढ़ाई, लेकिन जब एग्जाम पास में आता है तो आदमी थोड़ा ज्यादा ही करने लगता है। अब इंजीनियर्स तो थोड़ा ज्यादा ही करने लगते हैं। जिस हिसाब से आपका सिलेबस कवर हुआ है और जो छूटा है उस हिसाब से आप अपना टाइम मैनेज कीजिए कि कितने घंटे देने पे आप जो है कवर कर सकते हो उन सब चीजों को। एक होता है डेली रूटीन, एक होता है स्टडी प्लान, जैसे हम बना कर चलते हैं। 1 वीक का प्लान है, 1 मंथ का प्लान है, तो ऐसा कुछ स्टडी प्लान आप बना कर करते थे या ऐसे ही आप तैयारी किए? बनाते थे लेकिन प्लान कभी फॉलो नहीं हुआ, मतलब ऐसा कि एकदम जितना मैंने बनाया वो प्रॉपर एग्जीक्यूट हो गया हो। तो उसके लिए अपना कीजिए। अब आप ऐसे मत प्लान कभी बनाइए कि 10 घंटे पढ़ना ही है डेली, चाहे जो भी, इतना संभव नहीं है डेली। तो आप एटलीस्ट 5-6 घंटे का तो बनाइए कि हाँ इतना हमें सुबह में इतना पढ़ना है और इवनिंग टाइम में, नाइट में इतना पढ़ना है, तो आप कर लोगे। इतना
काफी होता है जेई बनने के लिए। तो जो बच्चे परेशान हैं कि स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, आप लोग देख लो, बिना प्लान बनाए यानी बिना प्लान प्रॉपर फॉलो किए भी सिलेक्शन हो जाता है। ऑलरेडी डीडीए जे में है। तो जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन आपका रिएक्शन क्या था, और फैमिली में सबसे पहले आपने किसको बताया? फैमिली में सबसे पहले मैंने फोन करा तो मेरी मम्मी ने फोन उठाया था। तो वही होता है कि थोड़ा इमोशनल चीजें, क्योंकि इतने दिन से लगे थे हम भी और हो नहीं रहा था। कम से कम 8 से 9 तो हम भी टीवी करा चुके थे, एक नंबर आधे नंबर ऐसे रह जाते थे। तो फिर जब फाइनली सेलेक्ट हुए तो थोड़ा अच्छा तो लगता ही है। इमोशनल हम भी थे और फैमिली भी हमारी इमोशनल थी। ये था कि जो चीज हम बहुत दिन से टारगेट कर रहे थे वो चीज आज मिल गई। तो मेहनत कर लो तो हो जाती हैं चीजें, संभव है। एक बच्चे का क्वेश्चन हमारे पास आया था, वो पूछ रहा था जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा सर, पहली सैलरी का क्या करना चाहिए? तो आपने पहली सैलरी में क्या किया था? अब मैंने तो पहली सैलरी, अब क्या कहूँ, मेरी बहन है तो मैंने उसको एक कॉलेज में एडमिशन दिलाया था डीएलएड के लिए, तो उसकी फीस भरी थी और घर में दे दिया था। वैसे होता ही सबका कि कहीं कुछ मान्यता है कुछ क्या है, तो उसमें चला गया था। और ये हमारे यानी कुछ यार पहली दोस्त सैलरी लोग। आपने फैमिली को एट्रीब्यूट दे दी है। जी जी। तो ठीक है, जो लोग इंटरव्यू देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप पहली सैलरी क्या करेंगे, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी हम देखते हैं डीडीए जेई या किसी भी जेई एग्जाम्स के लिए, अगर हम सिविल इंजीनियरिंग में देखते हैं तो कौन से सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए? वैसे तो 10-11 सब्जेक्ट है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसमें आपका सॉइल मैकेनिक्स हो गया और आरसीसी हो गया और आपका इरिगेशन हो गया और स्टील है। बाकी सारे एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग हो गया। बीएमसी का जो मेन 2-3 सब्जेक्ट आते हैं उसमें बीएमसी में। तो यही सब टॉपिक मतलब सब्जेक्ट्स मेन है जो कवर करने जरूरी होते हैं। जब आप एक्सीडेंट में कोचिंग कर रहे थे उस समय आप पर्सनल स्टडी के लिए कितना टाइम, मतलब कोचिंग कितने घंटे स्टडी चलती थी और रूम पे कितने घंटे आप पढ़ लेते थे? उस टाइम तो कोचिंग जैसे होती है 3 से 4 घंटे की कोचिंग होती है। तो उसके बाद आप जो है एटलीस्ट 2-3 घंटे रिवीजन के लिए दोगे। फिर अगर आप टेस्ट वगैरह दे रहे हो तो एक टेस्ट तो कम से कम लगाओ। तो वही 4-5 घंटे कोचिंग के बाद, इससे ज्यादा तो नहीं देते थे। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? मेरा जियोटेक इंजीनियरिंग, सॉइल मैकेनिक्स जिसको है। तो इसके पहले आपने अभी बताया था कि आप 8 से 9 डीबी आपने करवा चुके थे। तो क्या लगता है जब डीबी से आदमी का नाम हटता है, मतलब फाइनल सिलेक्शन में नाम नहीं आता है, तो उस समय डिप्रेशन हावी होने लगता है? क्या आपने किया कि नहीं अब हम फिर से शुरू करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे? तो क्या मोटिवेट करता था आपको रीस्टार्ट करने के लिए? अब क्या ही करेंगे यार, ऑप्शन भी नहीं होता ना हम लोगों के पास। अब आप ठीक है बार बार वहां पे पहुंच रहे हो, लेकिन निगेटिविटी बहुत ज्यादा आती थी। दोस्तों में तो ये भी हो गया था कि कट ऑफ उतना ही जाएगा जितना तुम्हारा नंबर है, उससे बस 1 नंबर ज्यादा जाएगा कट ऑफ। तो ऐसा भी सीन हो गया था। लेकिन हो जाता है, नेगेटिविटी आती है, आप तैयारी करते रहिए, लगे रहिए, कहीं ना कहीं तो हो ही जाता है। आप बहुत ज्यादा इन चीजों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। नहीं, कोई हावी होने नहीं देता, वो तो अपने आप हावी हो जाते हैं। उसको दूर करने के लिए क्या करते थे आप? दूर करने का यही एक है कि आप टेस्ट वगैरह लगाओगे, स्कोर अच्छा आएगा तो वहीं से नेगेटिविटी दूर होती है मेन। क्योंकि आप जब खुद को खुश करोगे तभी आपकी नेगेटिविटी आपसे हटेगी। जब आपको लगता है कि नहीं, नेगेटिविटी के समय आपको ऐसा भी लगेगा कि अब मेरा होगा ही नहीं कहीं, मैं तो बार बार बाहर हो जाता हूँ 1 नंबर 2 नंबर से। लेकिन फिर वहीं पे थोड़ा सा पॉजिटिव होना जरूरी है कि ठीक है हम ही बाहर हो रहे हैं, पास में तो पहुंच रहे हैं, दोबारा फिर ट्राई करते हैं, देखा जाएगा। डीडीए दिल्ली में अगर कोई चीज फेमस है तो वो डीडीए के फ्लैट्स फेमस है, ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि दिल्ली की मैक्सिमम जो प्रॉपर्टी है वो डीडीए के पास है। गवर्नमेंट डीडीए के फ्लैट्स मतलब जो बनवाती है डीडीए से ही। और अच्छी खासी मतलब उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। लोग जो है कम पैसे में उनको जो है अफोर्ड कर सकते हैं। उसमें कैटेगरी वाइज फ्लैट्स भी हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस के हैं, एलआईजी एमआईजी और एचआईजी ऐसे भी हैं। तो उसमें आप कैटेगरी वाइज जा सकते हो, ले सकते हो।
अच्छी लोकेशन पे मिल जाएंगे आपको फ्लैट इजिली। नहीं, दिल्ली में मैं बहुत आता जाता हूँ, तो वहाँ मैंने सुना है कि डीडीए के फ्लैट्स हैं, ये डीडीए एलआईजी फ्लैट्स है या एमआईजी के जो भी है, तो उस प्रकार के फ्लैट्स काफी फेमस होते हैं। तो जेई की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है डीडीए में, मतलब उसको कितना वर्कलोड मिलता है? जेई का काम वही है कि सुपरविजन का ही होता है। जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है आपका, चाहे वो मेंटेनेंस का हो, चाहे कोई नया प्रोजेक्ट हो, तो उसमें आपको सुपरविजन ही करना है जो भी काम चलेगा। तो आप वही है, स्पेसिफिकेशन क्या है उस प्रोजेक्ट की, उस पे कैसे काम होना है, आपके अंडर में आपका ही चार्ज होता है, वहां पे आप कैसे काम कराते हो। तो ये अंदर भी डीडीए में भी 8 से 9 डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग वो हैं, जोन हैं, जिनमें कि स्पोर्ट्स भी है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाती है डीडीए, और हॉर्टिकल्चर है जिसमें दिल्ली के अंदर लगभग 740-42 पार्क हैं, उनका मेंटेनेंस और फ्लैट्स भी बनाती है। इनमें आपको सुपरविजन और जो भी काम चल रहा है उस पर एग्जीक्यूशन कैसे होना चाहिए। क्या लगता है कि प्रतापगढ़ से दिल्ली दूर है या आप स्टेट में भी आना चाहते हैं? ट्राई किया जाएगा, लेकिन स्टेट में भी आप अगर कहीं पोस्टेड होते हो तो वो तो लग ही जाता है ना उतना टाइम घर आने में। आप प्रतापगढ़ के हो, आपकी पोस्टिंग अगर कहीं गोंडा बहराइच में है तो आपको 7-8 घंटे लग ही जाने, और दिल्ली से भी 6-7 घंटे 8 घंटे में हम घर पहुंच ही जाते हैं। तो फिर नहीं, यहाँ से तो विदेशों में भी जाया जा सकता है, जैसे कभी मन होगा तो मलेशिया घूम लिया जाए, नेपाल घूम लिया जाए फ्लाइट लेके। इसके अलावा जो नए बच्चे, एकदम फ्रेश बच्चे आते हैं, आपने इतना स्ट्रगल किया है, ज्वाइनिंग से पहले काफी सारे एग्जाम दिए हैं, आप अपने अनुसार बताइए कि बच्चे क्या गलती करते हैं, नए बच्चे, और वो गलती नहीं करनी चाहिए। उनको लगता है कि गलती नहीं है, ये बाद में पता चलता है हमने गलती कर दी। तो एकदम फ्रेश बच्चा जो है, वो एकदम क्लियर जो हो, वो उन बच्चों को बताइए कि क्या गलती नहीं करनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, उन पे क्वेश्चंस लगाते जाओ, टॉपिक कवर होते जाएंगे, फिर एक टाइम ऐसे आएगा कोचिंग कंप्लीट होते समय कि हाँ आपका अच्छा खासा लेवल मेंटेन हो जाएगा कंपटीशन के लिए। ऑनलाइन स्टडी वर्सेस ऑफलाइन स्टडी, मतलब कि ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए या ऑनलाइन करनी चाहिए, आपने कौन सी की थी? मैंने तो ऑफलाइन करी थी। बस वही है, डिसिप्लिन का गेम है सारा। अगर आप ऑनलाइन डिसिप्लिन वे में रह के आप डेली क्लासेस अटेंड कर सकते हो तो वो भी अच्छा है, उसमें भी अच्छे कंटेंट हैं। पर ऑफलाइन क्या है ना कि डिप्लोमा में वैसे भी अगर कोई डिप्लोमा करके आ रहा है या फिर बीटेक करके आ रहा है कॉलेज में, उतना लोग सीरियस रहते नहीं। फिर आके अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन करते हो, जैसे इलाहाबाद में भी 2-3 कोचिंग है, तो जैसे हमने तो एक्सीलेंट से ही करी थी, तो वहाँ पे आपको डेली क्लास कराई जाएगी, वहाँ पे आप जाओगे, पढ़ के आओगे, रिवीजन करोगे। और ऑनलाइन में क्या है कि आपके ऊपर है, आप करते हो नहीं करते हो। 2025 में सिचुएशन बदल चुकी है, अब इलाहाबाद में केवल एक ही कोचिंग है, एक्सीलेंट। हाँ, अब बाकी सारी कोचिंग जो आई कंटेंट बंद हो गई। प्रोवाइड करते हैं आपको। फ्री निकलता है तो मेंस के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेंस की क्लासेस चलवाते हैं, तो वो तो पकड़ ही लेते हैं बच्चों का हाथ कि हम तो सिलेक्शन करा के ही छोड़ेंगे। बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, और इसी जर्नी के साथ साथ आप भी उसी का एक पार्ट रहे हैं। और भी हमारे चैनल पर ऐसे वीडियोज आते रहेंगे जो ऑलरेडी किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब में है। और अजीत जी ने बहुत अच्छा चीजें बताई, टिप्स बताया उन्होंने, अपने जर्नी के दौरान क्या क्या किया, साथ ही साथ कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट उन्हें लगते हैं वो बताया उन्होंने, अपना स्टडी रूटीन प्लान सब कुछ डिस्कस किया। आपको क्या लगता है कि कौन सी बात आपको ज्यादा अच्छी लगी, वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और थैंक यू अजीत जी, अपना कीमती समय देने के लिए और चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।